नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं अपना ये यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के सिलेबस पर आधारित प्रश्न की। ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें ऑलरेडी हो रखी है। आई थिंक आप सभी बच्चों ने वो क्लास देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। देखो मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्लासों को क्योंकि पहले तो बात तो सिलेबस पर आधारित है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें प्रश्नों के साथ जैसा कि पुराने बच्चों ने ले रखी हो क्लास तो वो सभी जानते होंगे। लेकिन नए बच्चों के लिए बता दूं कि इन सब क्लासों में हम जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, यानी प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट या हो सकते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, चाहे तो वो ट्रिक के माध्यम से हो या फिर कोई वैसी माध्यम हो, या तो उसे हम याद करने की कोशिश ही करते हैं। और जितने भी इसमें ऑप्शन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज हमारी ये तीसरी क्लास है पेट की, जो कि प्रश्न है इसमें। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आप जैसे भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर भी देते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दें तो फॉर एग्जांपल जैसे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी है तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस का नंबर नहीं डालते, जिससे कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं उसको टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं ना वो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए ये चैनल हमेशा तत्पर रहेगा और आप किसी भी तरीके की क्लास चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू करते हैं तीसरी। देखो पहली और दूसरी क्लास आप जरूर ले लेना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कुछ टॉपिक मैंने उस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, कुछ इसमें करूंगा कुछ आगे वाली में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, याद की जा सकती हैं। चलिए अब अपना हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन ए है प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन स्थापत्य कला का अध्ययन। और ऑप्शन सी है शिलालेखों और अभिलेखों का अध्ययन। ऑप्शन डी है ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। चलिए अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि हम इन सारे ऑप्शंस की व्याख्या भी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे हम वो सब याद करेंगे। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, शिलालेखों और अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है। अब अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानें तो देखो कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि पुरालोक विद्या से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है कि शिलालेखों का अध्ययन, यहाँ पर अभिलेखों को काट देवो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही शब्द एक ही उसकी एक ही परिभाषा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। यानी कि अगर मैं कहूँ कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है तो पुरालेख विद्या कह सकते हैं आप, या फिर अभिलेखों का अध्ययन तब भी पुरालेख विद्या कह सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं पर एक ही ऑप्शन में मिलेगा और कहीं कहीं पर एक अभिलेख मिलेगा, ठीक है, या कहीं कहीं पर दोनों मिलेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, जिसका ऑप्शन ए है धार्मिक ग्रंथों का लेखन, ठीक है। ऑप्शन बी है युद्ध प्रधान संस्कृति, ठीक है। ऑप्शन सी है सुव्यवस्थित नगर योजना। और ऑप्शन डी है लोहे के उपकरणों का प्रयोग। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो देखो इसका आंसर होगा सुव्यवस्थित नगर योजना। तो देखो मैंने कुछ एग्जामों में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उसमें व्यवस्थित शहरी जीवन व्यवस्था लिखा था, ठीक है। और कहीं कहीं पे लिखेगा आप मिलेगा आपको सुव्यवस्थित शहरी जीवन, या कहीं पे लिखेगा मिला आपको व्यवस्थित नगर योजना, या कहीं पर मिलेगा आपको सुव्यवस्थित नगर योजना। तो देखो तीनों का अर्थ एक ही है। मैं ये आपको विश्लेषण इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि अगर आप कहें कि मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए और ऑप्शन इसके चेंज मिले तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, इस वजह से। तो इसका आंसर जो होगा वो सुव्यवस्थित नगर योजना होगा। इसलिए आप परेशान ना हो, मैं सारे बिक्की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक दो पॉइंट, क्योंकि इसी चैनल पर ना आपको पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज
आपको क्वेश्चन आंसर और उसकी व्याख्या मिलेगी, चिंता ना करें किसी भी चीज़ की। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। तो एक जनरली आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका आंसर आएगा दयाराम शाहनी। यानी खोजकर्ता की अगर हम बात करें, खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो वो दयाराम शाहनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकता है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी या फिर लिपि क्या थी। तो देखो ऑप्शन में ना आपको पुरानी भाषाएं डाल करके, जैसा मान लीजिए प्राचीन भाषाएं हैं बहुत सारी, जैसे संस्कृत भी है और प्राकृत या इस तरह की भाषाएं। तो आप कभी अनुमान लगाएं कि हाँ ये भाषा बहुत पुरानी है, तो हो सकता है सिंधु घाटी से इसका कोई संबंध हो। तो मैं बता दूं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि दोनों ही अभी तक अज्ञात है, ठीक है। आई थिंक आप जानते भी होंगे इसके बारे में, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी भाषा और लिपि दोनों ही अज्ञात हैं। कभी आपको पुरानी भाषा दे दे तो आपको लगे कि हाँ प्राचीन भाषा से संबंध है इसका, तो हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा अज्ञात है। और लिपि जैसे कि खरोष्ठी लिपि बहुत पुरानी लिपि है, तो कभी आप सोचें कि ये हो सकती है इसकी लिपि, तो लिपि और भाषा आप ध्यान से सुने, दोनों ही इसकी अज्ञात हैं। और इसकी एक मुख्य विशेषता जो मैंने आपको बताई कि सुव्यवस्थित नगर योजना, ठीक है। और कभी कभी देवी मूर्ति के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो, देखो मैं बताऊं इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मोहनजोदड़ो से जो है ना एक स्त्री की मूर्ति मिली, ठीक है, जिसे देवी कहा गया। आप इस मूर्ति के बारे में आई थिंक जानते होंगे। और एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है, चलिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर होगा दयाराम शाहनी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा या लिपि के बारे में, यानी भाषा और लिपि, तो देखो आपको पुरानी भाषा या लिपि ऑप्शन में डाल करके दे सकता है, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये प्राचीन भाषा या लिपि है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई संबंध होगा। तो मैं बता दूं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की ना ही कोई भाषा ना ही लिपि है, ये दोनों ही अज्ञात है। अज्ञात ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि कौन सी है, तो अज्ञात भी आपको 100% मिलने की संभावना है, ठीक है। तो अज्ञात आप इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। एक मोहनजोदड़ो से एक देखो स्त्री की मूर्ति मिली जिसे देवी कहा गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसकी खोज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी जी ने की, और सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि अज्ञात है, ठीक है। और मुख्य विशेषता जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने कवर की कि इसकी मुख्य विशेषता जो थी वो व्यवस्थित शहरीकरण थी या सुव्यवस्थित नगर योजना थी, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ठीक है इसका ऑप्शन आता है, इसका आंसर होता है अन्नागार, ठीक है। अब अन्नागार को ही अन्न कोठार कहते हैं, ठीक है, और धान्यागार कहा जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं, आप अपना इसे रिलेट कर लें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि केर शांगरी किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है। अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताएं। केर शांगरी जो है किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। तो अगर हम इसका ऑप्शन ए की बात करेंगे तो पंजाब, या बी गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ उसके लिए मैं बता दूं। तो देखो ये हमारे लिए इस समय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो सांगरी जो है ना इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये करंट का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाने सकता है। देखो सांगरी जो होती है ना एक खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त होती है, यानी जो सांगरी जो होती है ना खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त होती है। राजस्थान वाले बच्चे इसके बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा अनब्रेकेबल किस प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी की आत्मकथा है, जिसका ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है मिताली राज, और ऑप्शन सी है मेरी कॉम, और ऑप्शन डी है साइना नेहवाल, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो इसका आंसर जो होगा ना वो अनब्रेकेबल जो किस प्रसिद्ध भारतीय महिला की खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मेरी कॉम, ठीक है, मेरी कॉम। अब अगर हम 2-4 अब ध्यान से सुने आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टाइप करके दे दूंगा, लेकिन अभी आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। अब हम बात करें, चलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट आत्मकथाएं हैं ना पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अनब्रेकेबल जैसे कि आप जानते हैं अनब्रेकेबल जो है वो किसकी है, मेरी कॉम की है, ठीक है। सानिया नेहवाल की अगर हम बात करें, सानिया नेहवाल की अगर बात करें
तो इसका होगा प्लेइंग टू विन, ठीक है। यानी साइना नेहवाल की आत्मकथा कौन सी है, वो है प्लेइंग टू विन, ठीक है। अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ, और सानिया नेहवाल की प्लेइंग टू विन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करें प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। युवराज सिंह की अगर हम बात करें तो इसमें होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और पीटी उषा की अगर हम बात करें तो इसमें होगा गोल्डन गर्ल, ठीक है। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से सुनो। पीटी उषा की जो होगी वो गोल्डन गर्ल होगी, युवराज सिंह की होगी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर की होगी प्लेइंग इट माई लाइफ माई वे, सॉरी, सचिन तेंदुलकर की जो है वो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, ठीक है। और अनब्रेकेबल मेरी कॉम की है, ठीक है। अब मैंने इसमें कितनी कंप्लीट की, कम से कम इसमें हमने 5-6 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जैसे कि युवराज, पीटी उषा की बताई, जैसे कि युवराज की मैंने बताई द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। पीटी उषा की गोल्डन गर्ल, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, और अनब्रेकेबल मेरी कॉम जी की हो गई, ठीक है। तो टोटल हमने 6, एक क्वेश्चन में हमने 6 आत्मकथाएं देखी, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई गई, जिसका ऑप्शन ए है 14 जनवरी 2025, और ऑप्शन बी है 19 फरवरी 2025, ऑप्शन सी है 29 मई 2025, ऑप्शन डी है 14 मई 2025, ठीक है। तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो होगा 14 मई 2025, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आप जानते हैं इसके बारे में, जो भी अगर इससे रिलेटेड अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो ये होता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो आप जितना ज़्यादा हम लिखते हैं, जो चीज़ें हमें याद होती हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह जाती हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, तो चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी ऐसा होता है ना, देखो अभी जयंती के बारे में पूछ लिया जाए या कुछ इनसे हट करके भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है ना वो 14 मई 1957 को हुआ, ठीक है, पोरबंदर जिले में। अब इनके पिता और माता के बारे में देखें, इनके पिताजी जो है वो महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है। और माता, इनकी माता श्री जो थी वो साईबाई थी, ठीक है। और ये मराठा साम्राज्य पर 1681 से 1689 तक इन्होंने लगभग शासन किया, ठीक है। हमने इनको बारे में जाना। इनके इनके पिताजी की अगर हम बात करें तो महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, और इनकी माताजी की अगर हम बात करें तो साईबाई थी, ठीक है। और ये मराठा साम्राज्य पर 1681 से 1689 तक इन्होंने शासन किया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यह है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। देखो 2 सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी, तो इस प्रश्न का ये मतलब है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो इसका आंसर जो होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अब ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। देखो 2 सितंबर 1946 को जो है ना एक अंतरिम सरकार बनी, इसका जो नेतृत्व किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अब इसके से रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार में जो ये मान लीजिए सूचना, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या मुखिया कौन थे, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है हट करके क्वेश्चन। तो 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसका नेतृत्व जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, ठीक है। और गृह सूचना, अब आप देखो ध्यान से सुना, मैं अब जो इन क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस सेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि अब आप ध्यान से सुने, ठीक है। इसमें कुछ मंत्रालय थे और उनके अध्यक्ष थे, उनके बारे में हम इसमें बारे में बात करते हैं, या कुछ मंत्रालय और उनके प्रमुख के बारे में। अगर हम बात करें पहले नंबर पर गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख कौन थे, तो वो पटेल साहब थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो मैं जितने भी ऑप्शन लिखाता हूँ उन सबको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, जितने और हो सकते हैं उनके बारे में बात करता हूँ।
मैं आपको एक बार शुरू से बताता हूँ। 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसमें कुछ कम मंत्रालय थे, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले की अगर हम बात करें कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो था, उनके प्रमुख जो थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है? और कृषि और दूसरे अगर की बात करें, तो कृषि और खाद्य विभाग जो थे, उनके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है? और शिक्षा अगर तीसरे की बात करें, तो शिक्षा और कला मंत्री जो थे, वो सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है? अब हम बात करें 4th नंबर पर, श्रम मंत्रालय के प्रमुख जो थे, वो जगजीवन राम जी थे, ठीक है? अगर हम 5वें नंबर की बात करें, तो उसमें कानून मंत्री जी के पूछ लेते हैं कि कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री के प्रमुख मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, कृषि और खाद्य विभाग के मुखिया कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और तीसरे की अगर बात करें, शिक्षा और कला मंत्री के अध्यक्ष कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है? 4th नंबर पर श्रम मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? जगजीवन राम थे। और 5वें नंबर पर अगर हम बात करें, कानून मंत्री जी कौन थे? तो वो योगेंद्र नाथ जी थे, ठीक है? आई थिंक देखो हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। एक क्वेश्चन में हमने 5 ऑप्शंस बनाए, ठीक है? और एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने टोटल सोल्व किए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके बारे में अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो असम होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो भारत का अगर पहला तेल भंडार की बात करें, तो भारत का पहला तेल भंडार जो था वो असम राज्य था, ठीक है? अब इसके बारे में एक कहानी आई थिंक आपने सुनी होगी, डिग बॉय। तो देखो ये कहानी इस तरह की है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है? तो देखो एक डिग बॉय, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक अंग्रेज था, तो उसके द्वारा असम में, और ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी है, मैं इस कहानी का 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर इस कहानी से आपको याद हो जाएगा, वो मैं बस वो चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो देखो एक हाथी था, हाथी जंगल में गया, ऐसी कहानी है ये। हाथी था और वो जंगल में गया, ठीक है? तो वो जंगल में जब हाथी गया, तो और जंगल से जब हाथी एक गाँव की ओर गया, तो अंग्रेज़ों ने देखा था कि उसके हाथी के पैर पे ना तेल के निशान थे, ठीक है? तो अंग्रेज़ों ने देखा और अंग्रेज़ों ने हिसाब लगाया, उसमें देखा कि वहाँ पर तेल के निशान हैं उस हाथी के पैरों पर, ठीक है? तो उस अंग्रेज़ों ने वो जगह देखी कि हाथी कहाँ से आया, तो उस जगह तक पहुँचे। तो ऐसा कहा जाता है वो डिगबोई जो शहर है वो वहीं की बात है, तो हाथी वहाँ पे गया था। तो वो कहानी ऐसी मैं रिलेट करके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वो अंग्रेज़ों ने देखी और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर उस हाथी से के बारे में पता निकलवाया कि हाथी कहाँ से आ रहा था गाँव वालों से। तो पता उन गाँव वालों ने बताया कि हाथी यहाँ से आ रहा था और इस तरह से आ रहा था, ठीक है? तो वो अंग्रेज़ भी गए वहाँ तक, तो उन अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पर तेल है। तो जो वहाँ पर खुदाई करवाई थी ना जिन जो युवा लोगों से, तो उन्होंने उनसे कहा गया था, देखो डिग मीन्स होता है खोदना और बॉय मीन्स होता है लड़के। तो इसीलिए उनसे अगर वो जब उन्हें मोटिवेट करता था ना वो अंग्रेज, तो वो यही कह के करता था कि डिग बॉय, यानी कि और मतलब डिग मीन्स होता है खोदना और बॉय मीन्स होता है लड़का, यानी खोदो लड़को, इस तरीके से। तो ये शब्द की उत्पत्ति भी ऐसे कही जाता है कि वो यो शब्द की जो उत्पत्ति थी वहीं से हुई थी, इसी तरीके से डिग बॉय। तो उसी इसी कथन की वजह से इस शहर का भी नाम पड़ गया, ठीक है? और इसी को एशिया का ऑयल सिटी भी कहा जाता है, ठीक है? तो मैंने इसमें क्या समझाया आपको कि भारत का पहला तेल भंडार जो था वो असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है, ठीक है? अब आपके लिए देखो तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो भारत का पहला तेल भंडार जो था वो असम राज्य के डिगबोई शहर में स्थित है, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना वो राजस्थान है, ठीक है? उसके बाद गुजरात है और उसके बाद असम है। पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप ध्यान से सुने, भारत का पहला तेल भंडार असम में, ठीक है? नेक्स्ट जो मैंने बताया कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर असम है, ठीक है? उसके बाद राजस्थान के तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है? राजस्थान में तेल क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर है, तो मंगला, कामेश्वरी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? और गुजरात की बात करें अंकलेश्वर और भी बहुत सारे गुजरात में भी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार या निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। देखो मैं ये आपको शब्दों को भी इसीलिए लेकर के आता हूँ कि कभी कभी कुछ बच्चे देखो इस तरह के होते हैं कि उन्हें आता है क्वेश्चन लेकिन पेपर में गलत हो जाता है, ठीक है, पर वो लास्ट मेरिट में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं ये जितने भी शब्द हो सकते हैं ना, मैं सब लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया। तो आप देखो ध्यान से सुन, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ठीक, जिसका ऑप्शन ए है मेंडलीव, ऑप्शन बी है हेनरी मोसले, ऑप्शन सी है जॉन न्यूलैंड्स और ऑप्शन डी है डोवेर राइनर। ठीक है, ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि हेनरी मोसले इसका राइट आंसर होगा। अब आवर्त सारणी के लिए देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि 36 पंक्तियां कितनी होती हैं। तो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां जो होती हैं वो 7 होती हैं, ठीक है, और 18 ऊर्ध्व स्तंभ या समूह होते हैं। यानी इसमें आवर्त सारणी में 7 जो है 36 पंक्तियां होती हैं और 18 ऊर्ध्व स्तंभ या समूह होते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक सफल चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया। जिसका ऑप्शन ए है केंटन कूल, ऑप्शन बी है पाशांग दावा शेरपा और ऑप्शन सी है किमी रिता शेरपा और ऑप्शन डी है लेकापा शेरपा। तो इसका आंसर जो होगा वो किमी रिति शेरपा होगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये 31 बार सफलतापूर्वक चढ़ी हैं। ठीक है, और इनकी उम्र जो है वो 55 वर्ष है। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुसैन बोल्ट या फिर उसेन बोल्ट भी लिखवा आता है कहीं कहीं पर, को किस देश का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी है सर्बिया और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर जो होगा वो जमैका होगा। ठीक है, यानी कि हाल ही में हुसैन बोल्ट, देखो कहीं कहीं पर आपको हुसैन बोल्ट लिखवा सकता है, या फिर इंग्लिश से भी प्रोनाउंसिएशन ना देखो हिंदी में लिखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कभी कभी, तो उशैन बोल्ट भी लिखवा सकता है या हुसैन बोल्ट लिखवा सकता है। ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ें तो इनका जो एम्बेसडर है वो जमैका में बनाया गया। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चागोस संधि पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच किए गए हैं। जिसका ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच, ठीक है, ऑप्शन सी है मॉरिशस या दक्षिण अफ्रीका के बीच, और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो इसका आंसर जो होगा वो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस होगा। ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में एक संधि हुई है जो कि चागोर संधि के नाम से कहलाती है। एक संधि है चाकोर संधि। ठीक है, तो इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो बताएं, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका स्काउट दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ठीक है, ऑप्शन बी है 7 नवंबर, ऑप्शन डी सी है 12 मार्च और ऑप्शन डी है 22 फरवरी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो इसका अंतर्राष्ट्रीय बालिका स्काउट दिवस जो है ना वो 12 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जिसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें देखो 26 अगस्त की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो 8 मार्च को जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं आपको ना और भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो बताता हूँ। ये अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करते हैं। ये सब डेज जो है ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। जिसमें 9 जनवरी जो है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी ब्रेल दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, देखो राष्ट्रीय बालिका स्काउट दिवस जो है वो 12 मार्च को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च देखो मैंने लिखवा दिया आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हम कुछ और देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो 10 दिसंबर जो है वो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई को जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व गणित दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को भारत में कृषक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मैंने ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने लिखवाया आपको। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लेना या आप 1-2 बार और वीडियो को रिपीट मोड में देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा और वहाँ के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हमारा अब ये नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना कि मैं यहाँ पर आप इसकी डेट लिख करके लेकर आऊँ किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, नेक्स्ट है हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखो अगर इसकी आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा सी इज राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जो था उसके जो अध्यक्ष के थे। इसके बाद मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था वो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में दिया था। चलिए अब हम थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन के बारे में जान लें और इसकी स्थापना के बारे में जान लें। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, ये अब हम देखो कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात करें ना तो जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जनरली सभी बच्चे जानते हैं कि 28 दिसंबर 1985 को की गई बॉम्बे में या मुंबई में। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे ए ओ हुयुम थे। ठीक है, हुयुम थे और इसके वॉइसरॉय जो थे ना इस समय दो डफरिन थे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ये कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये हमारा हुआ था 1885 ईस्वी में, सॉरी 1885 में। ठीक है, जो कि मुंबई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या फिर आपको बनर्जी साहब भी लिखवा आ जाएगा ऑप्शन में। यानी जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और ये मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, और द्वितीय अधिवेशन जो था वो 1886 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, यानी कि दूसरा जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और पहला देखो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ जो कि मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है उनके बारे में आप ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें देखो पहला अधिवेशन जो था वो 1885 मुंबई में हुआ जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। अगर हम और अब हम जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं।
तीसरे हम बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी कि पहला हमने देखा, दूसरा देखा, अब हम जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज पुले थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सायनी थे, ठीक है। और ये हमारे लिए देखो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है ना वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत को यहीं प्रथम बार गाया गया था। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी जी थे। और यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, देखो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें, लेकिन जो हमें लगा वो मैं वो बता रहा हूँ कि इसमें वंदे मातरम गीत गाया गया, जो कि राष्ट्रीय गीत है हमारा, और यहीं पर प्रथम बार गाया गया था। जिसको लिखा किसने गया है, यानी वंदे मातरम लिखा किसने है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, जो कि आप जानते हैं जिनके बारे में। नेक्स्ट हमारा अधिवेशन की बात करें तो बात करें तो एक बनारस अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं स्वराज की जो मांग की गई थी वो सबसे पहले यहीं पर की गई थी। आई थिंक आप जानते होंगे इसके बारे में। सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन जो था वो 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। सूरत अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो रास बिहारी घोष थे, ठीक है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट की बात करें, जैसे कि आप अगर कलकत्ता अधिवेशन की बात करेंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की बात करेंगे तो इसमें जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहली महिला थी, ठीक है, एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ, जिसकी अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। अब हमारे लिए दूसरा जो विशेष की बात करें, कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। अगर हम 90 पॉइंट को देखें तो देखो हमारे लिए महात्मा गांधी जी भी अध्यक्षता की, जो कि बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। अब हमारे लिए 10वां पॉइंट क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, कि कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब हम 11वीं अगर बात करें तो देखो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगर आप मुझसे कहेंगे पीडीएफ, तो देखो मैं आपको सारे की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कहेंगे इसके बारे में पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। ये सब हमने इन सब अधिवेशनों के बारे में बात किया। किसी और वीडियो में और अधिवेशन की बात करेंगे और पीडीएफ के साथ लेकर के आऊँगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसके ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है चंपारण, और ऑप्शन सी है छोटा नागपुर, और ऑप्शन डी है मालवा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, नहीं जानते तो अब इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो छोटा नागपुर होगा, यानी कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो देखो इसके जो नेता थे ना, प्रमुख नेता के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जो कि बिरसा मुंडा थे। और ये जो थे मुंडा जनजाति, एक मुंडा देखो एक जनजाति थी जिससे ये संबंध रखते थे, कौन? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? ये मुंडा विद्रोह के नेता थे, ठीक है। जो कि ये बिरसा मुंडा जो थे ना, ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता, लोकनायक के रूप में जाने जाते थे। अब ये बिरसा मुंडा, वो जो मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसका अगर हम कारण जानेंगे तो कारण में जो देखने को मिलता है वो ये कि पारंपरिक प्रणाली में व्यवधान, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, मशीनरी प्रतिनिधियां, ठीक है, ये इनका कारण था, ठीक है। अगर ये किसके विरुद्ध हुआ था तो आप कह सकते हैं अंग्रेजों, व्यापारी और साहूकार के बीच, ठीक है। क्षेत्र की हमने बात कर ली छोटा नागपुर, ठीक है, जो कि झारखंड में स्थित है,
छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो 1931 में हुआ था, उसमें मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? इसका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और ऑप्शन सी है तेज बहादुर सुप्रू। ठीक है, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखो इसका आंसर जो होगा वो तेज बहादुर सुप्रू होगा। ठीक है, में जाना है तो देखो तेज बहादुर सुप्रू इसका आंसर होगा कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में, आई थिंक इसके बारे में जानते होंगे आप। तो इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका जो थी वो तेज बहादुर सुप्रू जी ने निभाई थी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काल वैशाखी नामक आंधी पवन सबसे अधिक चलती है? इसका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है गुजरात। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। देखो इसका आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानें। तो देखो पहले हम कुछ हवाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो एग्जामों में डिट्टू सेम पूछ ली जाती हैं। तो देखो एक पहली अगर हम देखो पहला हमने ये की बात की, काल वैशाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें फूलों वाली बौछार, देखो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है, जो कि केरल और आसपास के क्षेत्र में चलती है। ठीक है, और आम्र बर्फ वर्षा जो है वो केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में चलती है, और लू आपको दिल्ली और बिहार के पटना और इधर क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी उत्तरी मैदान में। ठीक है, यानी कि पहली हमने देखी कौन सी, बैसाखी काल जो नामक आदि पवन है वो कहाँ चलती हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सेकंड हमने देखी कि फूलों वाली बौछार, ये इसका क्षेत्र कहाँ पर है? केरल और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, और आम्र बर्फ वर्षा जो है या पवन है वो कहाँ चलती है? वो केरल और कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, लू कहाँ चलती है? वो दिल्ली या उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, आप जैसे कि आप इसे जानते ही होंगे। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन ये दोनों तरह के थे लेकिन आंसर इसका सेम ही है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अभी नेक्स्ट देखो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया और मैं लेकर के अभी आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ कि कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कभी उस तरह का, तो आप दोनों को ही अवेयर हो सकें, दोनों के प्रति अवेयर हो सकें। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये कि काल वैशाखी नामक आंधी पवन भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? देखो अब इसके ऑप्शन में अंतर देखो और इसके भी ऑप्शन में अंतर देखो। ठीक है, प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काल वैशाखी नामक आंधी पवन सबसे अधिक चलती है? जिसके ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, जिसका आंसर था हमारा पश्चिम बंगाल। अब हम अपना इसके बारे में बात करें तो काल वैशाखी नामक आंधी पवन भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? इसका ऑप्शन ए है पश्चिम घाट, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी है उत्तर भारत, ऑप्शन डी है राजस्थान क्षेत्र। तो अब इसका आंसर अब आप जवाब दें, इसके बारे में जानते हैं तो। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, तो देखो अब इसमें आप कैसे रिलेट करेंगे? अब पश्चिम घाट या पूर्वी उत्तर भारत, ठीक है, या उत्तर भारत या राजस्थान क्षेत्र, तो देखो आंसर आप देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले सेम क्वेश्चन आपको करा दिया है, लेकिन अब आपको आंसर कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप दिशा से देखें, दिशा सारी चीज़ें दे रखी हैं, पश्चिम पूर्व उत्तर और राजस्थान इस तरह की दे रखी है। ठीक है, तो आपको अब रिलेट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं देखूंगा कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्वेश्चन लिखें पहले, उसके बाद इसका आंसर दें। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसके बाद आपको SW मिलेगा, ये आपको 100% बताना होगा। देखो आंसर का ऑप्शन से चेंज है, बाकी क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करना होगा। अगर मैं समझूंगा कि आपको पीछे वाला बात समझ में आई अगर आपने इसका आंसर दिया तो। ठीक है, नहीं तो अगर आंसर नहीं दे पाएंगे आप तो मैं अगली वीडियो में से जोड़ लूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस देश के मध्य से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन ए है इक्वाडोर, ऑप्शन बी है ब्राजील, और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है भारत। तो चलिए अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। देखो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि भारत। इस ऑप्शन में
भूमध्य रेखा किन देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो उसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अब देखो भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा भूमध्य रेखा के बारे में बात करते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों और 3 महाद्वीप और तीन तीन जो है ना जल निकायों से होकर के गुजरती है। यानी भूमध्य रेखा जो है ना वो 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। तो अब हम जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस आपको कुछ भी घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। ठीक है? तो देखो इसका अगर हम बात करें कि 3 महाद्वीप कौन-कौन से हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, तो उसमें अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका, और दूसरे की अगर हम बात करें तो अफ्रीका, और तीसरे की अगर हम बात करें तो एशिया। ठीक है? ये यानी कि महाद्वीप जो हैं देखो 13 देश तो बहुत ही ज़्यादा हो गए, याद करने मुश्किल हो जाएँगे, और इस वीडियो में मेरे पास अभी ट्रिक भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक लेकर के आऊँगा इसी क्वेश्चंस की। ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में मैंने देख लिया है। तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों और 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा अगर हम 3 महाद्वीप की बात करें कि किन-किन 3 महाद्वीपों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है? दूसरे नंबर पर अफ्रीका, ठीक है? तीसरे नंबर पर एशिया, और 3 जल निकाय की जो मैंने बात की उसकी अगर हम बात करें, तो 3 जल निकाय कौन-कौन से हैं? तो अगर उसमें हम बात करें तो अटलांटिक महासागर, ठीक है? और दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर। ये जो है ना भारत के थोड़ी-सी बस्ती है, ऐसा मान लीजिए कि जब हिंद महासागर से गुजरती है तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये भारत से नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा भारत में नहीं गुजरती है। 13 देश और 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 जल निकाय की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जिसका ऑप्शन ए है फ्लेम्स ऑफ फ्रीडम, और ऑप्शन बी है लाइट ऑफ होप, ऑप्शन सी है वीकन ऑफ चेन्नई। ठीक है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है? उसका ऑप्शन नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी दिया सिलाई होगा। ठीक है? अब आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, कि कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मलेशिया, और ऑप्शन सी इंग्लैंड, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपके लिए प्रश्न है वो HW है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे वो सब याद कराए जाएंगे, और भूमध्य रेखा और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको याद करने की ट्रिक भी लेकर के आऊँगा। ठीक है? और हम नेक्स्ट पार्ट में जो है भारत से रिलेटेड जितने भी देश हैं या भारत से जितनी सीमा लगाते हैं देश, उनके बारे में भी क्वेश्चन लेकर आएँगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना ज़रूर ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी वीडियो, और आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो ये और इससे पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ये सारा सिलेबस आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप इससे पहले की क्लास भी ज़रूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।